तो आज हम लोग करेंगे व्हाट इज आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी का मतलब होता है समस्थिति, ठीक है ना, समस्थिति। इसको हिंदी में कहेंगे समस्थिति, आइसोस्टेसी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसका मीनिंग देखेंगे तो आइसो मतलब, यहाँ आइसो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इक्वल स्टैंडिंग, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो ग्रीक वर्ड में आइसोस का मतलब होता है इक्वल और स्टैटिस का मतलब होता है स्टैंडिंग, ठीक है, इक्वल स्टैंडिंग। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप, आप इस डायग्राम में आप देख भी रहे हो कि इस तरह का कुछ एक ब्लॉक बनाया हुआ है और नीचे वाटर है, ठीक है ना। तो इसमें दिखाने की कोशिश क्या की गई है कि हमारा जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, या महाद्वीप जो होते हैं, वो सीमा लेयर, ठीक है ना, सीमा लेयर के ऊपर तैरते रहते हैं, मतलब फ्लोट करते हैं, सीमा लेयर में फ्लोट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि देयर इज वन लेयर विच इज नोन एज स्टेनोस्फियर। स्टेनोस्फियर एक लेयर होता है, ठीक है ना, जो कि एक ट्रांजिशन जोन है इन बिटवीन आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है ना। तो स्टेनोस्फियर कैसा है? स्टेनोस्फियर जो है वो फ्लूइड फॉर्म में है, ठीक है ना, यही हम लोगों ने पढ़ा है, वो फ्लूइड फॉर्म में है। अब उसके ऊपर हम क्या बोल रहे हैं? उसके ऊपर हम बोल रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो फ्लोट करते हैं, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो term used in geology to refer to state a gravitational equilibrium between the Earth's lithosphere and asthenosphere। इसका मतलब यही है, इसके कहने का मतलब है कि there is a gravitational equilibrium। equilibrium मतलब कि एक स्थिति है, एक लेवल है, जहां पर जाने के बाद जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। Isostasy, a state of gravitational equilibrium in which an area of crust floats in a balanced way on the denser rocks of mantle below। मतलब इसमें वही कह रहा है जो मैं कह रही थी कि मेंटल जो होता है वो डेंस हो जाता है, डेंस इन द सेंस कि वो फ्लूइड हो जाता है, फ्लूइड, और वो भी डेंस फ्लूइड है, मतलब बहुत फ्लूइड है। उसके ऊपर क्या कर रहा है? क्रस्ट इज फ्लोटिंग, ठीक है ना, यही माना गया है, ठीक है। उसके बाद और एक क्या बोल रहा है? द एलिवेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज अ फंक्शन ऑफ अ थिकनेस एंड डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट। मतलब इसका, इस सेंटेंस का मतलब होता है कि हमारा जो क्रस्ट है, जैसे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट्स क्या है? वो थिक है, जबकि जो ओशन फ्लोर है वो थिक नहीं है, ठीक है ना, वो क्या है? वो थिन लेयर है, ठीक है ना। अगर हम ओशन और कॉन्टिनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो दोनों क्रस्ट के पार्ट हैं, ठीक है ना। बट क्रस्ट में क्या क्या है? क्रस्ट में हमको माउंटेन्स मिलते हैं, प्लेटूज मिलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, जो क्रस्ट जो है, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसकी थिकनेस ज्यादा है, जबकि जो ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट क्या होता है? आप देख रहे हो समुद्र का एक तल है, मतलब एक सी का फ्लोर है, ठीक है ना। सी फ्लोर जो है वो, उसके ऊपर बहुत सारा पानी होता है। पानी क्यों भर जा रहा है? क्योंकि उसका थिकनेस बहुत कम है, लेकिन बट इट इज अ पार्ट ऑफ क्रस्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इसमें यही कहा गया है कि चाहे जो जैसा भी क्रस्ट है, इट इज फ्लोटिंग। तो हम देखेंगे कि वो कैसे फ्लोट करता है, ठीक है ना। तो इसमें पहले तो हम देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, फ्रॉम वेयर दिस कॉन्सेप्ट हैज कम। तो इसको इसको देखने से पहले हम देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया।
तो कॉन्सेप्ट जो है ये तब आया, इसके पीछे एक छोटा सा एक स्टोरी कह लीजिए, या उस कॉन्सेप्ट को आने का जो कहानी है वो कह लीजिए, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आया 19th सेंचुरी में, ठीक है ना। 19th सेंचुरी में आया जब सर जॉर्ज एवरेस्ट, हु वाज सर जॉर्ज एवरेस्ट? सर जॉर्ज एवरेस्ट वाज द सर्वेयर जनरल, सर्वे ऑफ इंडिया, ना सर्वे ऑफ इंडिया के वो सर्वेयर जनरल थे, ठीक है। तो उनकी अब वो क्या कर रहे थे, वो जो सर्वेयर जनरल, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि बात मत करिए, जो बात कर रहा है आई विल उसको मैं आउट कर दूंगी, सब म्यूट करिए अपने आप को, क्लास खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो सर जॉर्ज एवरेस्ट का उनका काम था with the help of triangulation and astronomical observation, ठीक है, दो तरह के मेथड यूज करके उनको क्या करना था, उनको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स जो हैं वो सेट करने थे। जैसे कि आपने अभी तक लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा होगा, वो क्या है, दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, जो कि हम एक ग्लोब के ऊपर ड्रॉ करते हैं टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। हम उसको कैसे स्टडी करते हैं, हम उसको जब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हम सेट कर देते हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं, तो उसके आधार पर हम किसी भी जगह का लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इमेजिनरी लाइंस, उसको सेट करना था, मतलब इट वाज द ड्यूटी ऑफ सर जॉर्ज एवरेस्ट, तो ही वाज डूइंग दैट थिंग, ठीक है। तो हमेशा कोई भी, जैसे कि मान लीजिए हमें किसी भी जगह का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड सेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, एंड देन वी विल फाइंड आउट कि वहां का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट रख करके फाइंड आउट करना, ये सब करना, ये इनका काम था। और ये कैसे होता था, with the help of astronomical observation and triangulation method, these are the two methods, ठीक है। तो ये दो मेथड के द्वारा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड सेट करना था। अब दो मेथड क्यों यूज करना है, दो मेथड इसलिए यूज करना था ताकि मान लीजिए एक मेथड से हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड निकाल दिया, तो हम उसे वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये करेक्ट है, तो हम इसीलिए दूसरा मेथड यूज करेंगे ताकि हम दोनों का रिजल्ट को कंपेयर कर सकें, एंड देन वी विल से कि हाँ दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, दोनों अलग अलग मेथड है लेकिन दोनों का मेथड जो भी है करने से सेम रिजल्ट आ रहा है, दैट मीन्स दैट ऑब्जर्वेशन या दैट कैलकुलेशन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से सेट करना था। तो उनको उनको दो स्टेशंस का लॉन्गिट्यूड सेट करना, लैटिट्यूड सेट करना था, लॉन्गिट्यूड तो हो गया था, लैटिट्यूड सेट करना था। लैटिट्यूड मतलब कि अक्षांश, ठीक है ना। तो अक्षांश सेट करने थे, तो किस किस स्टेशन का अक्षांश सेट करना था, दो स्टेशन थे, वन वाज कल्याण एंड अनदर वाज कल्याणपुर, दो स्टेशन थे। तो लैटिट्यूड सेट करना है, दैट मींस लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, अक्षांश का मतलब होता है आपका पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, मतलब वो दोनों का लैटिट्यूड सेम होना चाहिए था, ठीक है ना, वो ये दोनों एक ही लाइन में आते थे तो उन दोनों को सेम होना चाहिए था। लेकिन जब दोनों मेथड यूज किया गया तो दोनों का जो रिजल्ट है उसमें वो दोनों अलग आए, ठीक है, वो दोनों अलग आए और उनमें कुछ डिफरेंस आ गया। तो वो डिफरेंस जो था उसकी वजह से उन को लगा कि व्हाई दिस इज कमिंग, क्योंकि दोनों तो जैसे कि मान लीजिए हम एक ही लाइन में खड़े हैं, ठीक है ना, तो हमारा एक ही लाइन होगा, हमारा जो भी मान लीजिए हम बोलेंगे कि दो ये गर्ल ए एंड गर्ल बी जो है वो लाइन 1 में खड़े हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि गर्ल ए लाइन 1 में खड़ी है, गर्ल बी जो है वो लाइन 2 में खड़ी है, अगर वो एक ही लाइन में खड़े होंगे तो दोनों दोनों का लाइन सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैसा हो नहीं रहा था, दोनों अलग अलग दिखाए जा रहे थे। तो ये लोग सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है, दोनों जो कल्याण और कल्याणपुर है उसमें कल्याण जो था वो हिमालय के नजदीक था और कल्याणपुर जो था वो हिमालय से दूर था, ठीक है। तो उन्होंने चलो देखा कि अच्छा ठीक है, हिमालय के नजदीक है और एक हिमालय के दूर है,
तब भी क्या डिफरेंस हुआ, तब उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट जो सर्वे करते थे वो लोगों ने क्या किया, प्लम बॉब का इस्तेमाल करते थे। अभी आप आगे चल के पढ़ोगे कि व्हाट इज प्लम बॉब। प्लम बॉब इज ए इंस्ट्रूमेंट। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट को हम किसी भी जगह पर रखते हैं, कोई भी पॉइंट पर, तो इंस्ट्रूमेंट को ठीक उस पॉइंट के मान लीजिए हमने जमीन पे कोई पॉइंट लिया, ठीक है, तो अब जमीन के ठीक ऊपर हमें मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट रखना है, तो हम एग्जैक्टली हम कैसे रखेंगे, तो वो हम रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब, ठीक है ना। प्लम बॉब की मदद से हम उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक उस पॉइंट के ऊपर रख सकते हैं जो हम लोगों ने जमीन पर लिया है। सपोज जमीन, मान लीजिए हमने जमीन, हम गए ग्राउंड में, हमने बोला कि इस पॉइंट पर हमें सर्वे करना है जमीन पर। अब हमें क्या करना है, ठीक उसके ऊपर हमें इंस्ट्रूमेंट को रखना है, तो हम उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट को कैसे रखेंगे, एकदम एग्जैक्टली विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब, ठीक है। ये हम लोग आगे आप सीखोगे जब आप प्लेन टेबल सर्वे पढ़ोगे या आगे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे, तो उस समय प्लम बॉब का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो प्लम बॉब जो होता है, जब कल्याण में जब प्लम बॉब का यूज किया गया और कल्याणपुर में जब प्लम बॉब का यूज किया गया, तो वो प्लम बॉब जो था इट वाज अट्रैक्टिंग, मतलब वो कुछ डिफरेंट तरीके से रिजल्ट दे रहा था। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज नोन एज, ये जो है दिस इज नोन एज प्लम बॉब, ठीक है, ये प्लम बॉब कहलाता है, इस तरह से दिखता है। तो ये जो प्लम बॉब था इट वाज अट्रैक्टेड, और इसके अट्रैक्शन की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट हम जो उसके ऊपर रख रहे थे उसका पोजीशन ठीक नहीं आ रहा था, ठीक है ना। और प्लम बॉब जो था वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से हम इंस्ट्रूमेंट को अगर हम उसके ठीक ऊपर रख भी रहे थे तो इट वाज नॉट कमिंग एट द राइट प्लेस। इसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट जो था वो अलग अलग रिजल्ट दे रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उनका नाम था प्रैट, ठीक है, प्रैट था उनका नाम। तो उन्होंने उसको स्टडी किया कि व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई प्लम बॉब इज गेटिंग अट्रैक्टेड, या प्लम बॉब सही पोजीशन क्यों नहीं दे पा रहा है। तो वो एक रिजल्ट पे आए। उनका रिजल्ट क्या था कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ हिमालयाज आर लेसर, मतलब उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि हिमालय का जो डेंसिटी, आप यहाँ पर देख रहे हो डायग्राम बना हुआ है जिसमें कि यू कैन सपोज दिस इज अ हिमालय, क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ के जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो हिमालय है वो भले बड़ा है साइज में, लेकिन वो जिन रॉक्स से बना है उसका डेंसिटी कम है इन कंपैरिजन टू द रॉक्स जो कि प्लेन में पाए जाते हैं या प्लेटूज में पाए जाते हैं। तो उनका कहने का मतलब था कि भले हिमालय जो है वो बहुत ही बड़ा है और ऊंचा है, बट वो जो मटेरियल है वो जिससे बना है उसका डेंसिटी कम है, जबकि प्लेन जो है वो बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन वो जिन रॉक से बना है उसका डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर लिखा है लो डेंसिटी, यहाँ लिखा है हाई डेंसिटी। तो जो हिमालय पर्वत है उनको बोला कि वो लो डेंसिटी रॉक से बने हैं, और जो प्लेन्स हैं वो हाई डेंसिटी रॉक से बने हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, ठीक है, तो इससे यही कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर लिखा है जो जो बड़ा ब्लॉक है, ठीक है, उसका डेंसिटी ज्यादा है, सॉरी कम है, और जो उसका जो छोटा ब्लॉक है उसका डेंसिटी कम है, ठीक है। इसमें लिखा दिस फिगर शोज हाउ ईदर थिकनेस डिफरेंस और डेंसिटी डिफरेंस डिटरमाइन हाउ हाई द वुड ब्लॉक्स विल फ्लोट। अच्छा, ये तो खैर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें यही दिखाया गया है कि जिसका डेंसिटी कम है और साइज बड़ा है, बट तो वो ऊपर ज्यादा फ्लोट कर रहा है, और जिसका डेंसिटी कम ज्यादा है और उसका हाइट कम है वो नीचे की ओर फ्लोट कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है ना। तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, व्हाट एक्सपेरिमेंट दे हैव डन, तो इसको हम देखेंगे थोड़ा। ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रैट का एक्सपेरिमेंट है या एरी का एक्सपेरिमेंट है। तो व्हाट वाज द, तब हम देखेंगे कि प्रैट का क्या एक्सपेरिमेंट था।
ठीक है। प्रैट का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग मेटल्स लिए, ठीक है, अलग अलग मेटल्स लिए और उसका अलग अलग साइज के मेटल्स लिए, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे, इसमें तो क्लियर नहीं है, आई विल गिव यू अनदर डायग्राम। तो उन्होंने अलग अलग मेटल्स लिए, जैसे कि उन्होंने जिंक लिया, आयरन लिया, लेड लिया, प्लैटिनम लिया, ठीक है ना। तो जिंक जो था उसका साइज बड़ा था, उसके बाद उससे छोटा साइज था आयरन का, उससे छोटा मतलब मेटल का साइज, जिंक मेटल का साइज, मतलब मान लीजिए हम जिंक का एक टुकड़ा लेंगे, जिंक मेटल का एक टुकड़ा लिया, तो जिंक मेटल का एक टुकड़ा जो था उसका साइज बड़ा था, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने आयरन का एक टुकड़ा लिया, आयरन मेटल का एक टुकड़ा लिया, उसका साइज जिंक से थोड़ा छोटा था। लेड लिया, ठीक है, उसके बाद प्लेटिनम लिया, मतलब ये अलग अलग मेटल्स के उन्होंने टुकड़े लिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सबका वेट सेम रखा, सबका जो वजन है वो बिल्कुल सेम रखा, ठीक है। और उसको क्या किया, मरकरी में, मरकरी पारा जो होता है मरकरी के अंदर उसको फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया, मतलब वो जो भी मेटल्स है वो मरकरी में फ्लोट करते हैं, तो उसको मेटल्स को मरकरी के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। तो जब मरकरी के अंदर वो सारे मेटल्स जब गए, देन वो उन्होंने क्या रिजल्ट दिखाया, व्हाट रिजल्ट दे हैव शोन। तो उसका रिजल्ट ये था कि जैसे कि अलग अलग मेटल थे, सबका वेट जरूर सेम था लेकिन सबका डेंसिटी अलग अलग था, ठीक है। तो वेट सेम करने के हिसाब से क्या हुआ, जो जिंक का जो डेंसिटी था वो सबसे कम था, ठीक है, लेकिन उसका साइज बड़ा था, तो वो सबसे ऊपर की ओर फ्लोट करने लगा, ठीक है। उसके बाद आयरन का डेंसिटी उससे थोड़ा सा ज्यादा था, जिंक से ज्यादा डेंसिटी आयरन का था, आयरन से ज्यादा डेंसिटी लेड का है, लेड से ज्यादा डेंसिटी प्लैटिनम का है। ये वाला डायग्राम मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है ना, इसमें नहीं दिखा पा रहा है। इस तरह से सपोज आप इसको, इस वाले डायग्राम को देखें, सपोज दिस इज अ जिंक, दिस इज आयरन एंड दिस इज लेड, ठीक है। तो जिंक का साइज सबसे बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आयरन का है डेंसिटी जिंक से ज्यादा है, फिर ये हो गया लेड, लेड का डेंसिटी आयरन से ज्यादा है। तो जितना ज्यादा डेंसिटी उतना छोटा इसका साइज, ठीक है। तो इन्होंने एक्सप्लेन करने की ये कोशिश की कि जितना भी बड़ा माउंटेन होता है उसका डेंसिटी कम होता है, और जो भी प्लेटू होता है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, उससे प्लेन्स का उससे भी ज्यादा होता है, और अगर हम सी फ्लोर को कहेंगे तो उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, सभी कोई एक ही लेवल पर फ्लोट कर रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। तो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इसी को हम कहते हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भले सब छोटे बड़े टुकड़े एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन सब एक ही लेवल पे फ्लोट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज लेवल ऑफ कंपनसेशन या लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मतलब भले ही माउंटेन्स या प्लेटूज या प्लेन्स उनका साइज अलग अलग होता है, लेकिन दे आर फ्लोटिंग इन द लेवल सेम लेवल पर वो फ्लोट करते हैं। किस पर फ्लोट करते हैं, इन एस्थेनोस्फियर, ठीक है ना, एस्थेनोस्फियर जो कि सीमा लेयर है, दैट उसमें वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक ही लेवल पे फ्लोट जरूर करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका डेंसिटी ज्यादा है, तो जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है उसका साइज सबसे बड़ा, जिसका डेंसिटी उससे कम है उसका साइज उससे छोटा, और जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है उसका साइज सबसे कम होता है। तो ये समझाया प्रैट ने, ठीक है, प्रैट ने समझाया। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो एरी ने किया, ठीक है। एरी ने क्या एक्सप्लेन किया, एरी ने क्या किया कि उन्होंने सेम सेम वजन के टुकड़े ले लिए, उन्होंने सेम वेट का एक ही तरह के टुकड़े ले लिए उन्होंने, जैसे कि वुड है, वुड ले लिया, मेटल ले लिया, ठीक है। तो उन्होंने वुड लिया था,
एक्चुअल में। तो वुड का टुकड़ा लिया और सबका वेट सेम था, ठीक है ना। तो अलग अलग साइज के टुकड़े, उन्होंने साइज अलग कर दिया, सबका साइज अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो जब उसको भी फ्लोट किया, यहाँ पर देखिए इसका सबका सेम डेंसिटी है, सेम डेंसिटी इज सेम, लेकिन साइज उन्होंने अलग अलग कर दिया। सेम डेंसिटी, सबका डेंसिटी सेम था, साइज अलग अलग कर दिया, बड़ा छोटा कर दिया, लेकिन सबका ये सेम था। तो देन व्हाट हैपेंड, तो भी क्या हुआ कि क्योंकि डेंसिटी सबका सेम था लेकिन साइज बड़ा छोटा था, तो वो अपने हिसाब से फ्लोट करने लगे। इन्होंने कहा कि जो हमारा जो भी लैंड फॉर्म्स है, जो आपका ये है कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, ठीक है ना, वो क्या है, भले उसका साइज बड़ा छोटा है लेकिन वो सेम लेवल पर फ्लोट करेंगे। जस्ट उन्होंने एग्जांपल दिया, जस्ट लाइक अ शिप, ठीक है ना। ऐसे आप शिप को अगर देखोगे तो आप क्या देखते हो, बड़ा जहाज है या छोटा जहाज है, दोनों दोनों में क्या होता है, जैसे जहाज चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, तो जहाज का जो निचला हिस्सा है, तो जहाज के साइज के हिसाब से उसका जहाज का जो निचला हिस्सा है, मतलब जहाज का एक भाग जो निचला हिस्सा होता है, एक भाग वो ही केवल नीचे की ओर मतलब कि रहता है, पानी के अंदर रहता है फ्लोट करने के लिए। बाकी उसका जितना भी बाहरी हिस्सा है वो मतलब मान लीजिए कि हमने जहाज को 10 हिस्सों में बांटा, मतलब 10 लेवल्स में बांटा है, ठीक है ना। तो उसका वन पार्ट जो है वो पानी के अंदर रहेगा, बाकी जो पार्ट्स है वो पानी के बाहर रहेगा। तो सेम सिचुएशन होता है, चाहे वो बड़ा जहाज हो चाहे वो छोटा जहाज हो, ठीक है। दोनों जहाज में हर बार, छोटा जहाज है चाहे बड़ा जहाज है, उसका वन पोर्शन ही अंदर पानी की ओर रहेगा, जबकि बाकी जो पोर्शन है वो पानी के बाहर रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट को उन्होंने समझाते हुए कहा कि अगर हम चाहे बड़ा टुकड़ा लें चाहे छोटा टुकड़ा लें, ठीक है, सभी को एक ही लेवल पे आपके फ्लोट करेंगे। तो उन्होंने इस तरह से लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम को समझाया। तो इस तरह से दोनों ने समझाया और दोनों ने ये कहा कि क्यों हमारा कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग, व्हाई आर कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग, बिकॉज एक ने बोला कि डेंसिटी चेंज होती है, एक ने कहा कि सेम डेंसिटी होती है, उसका साइज अलग अलग है। एक ने डेंसिटी अलग अलग बताया एंड उसका साइज भी अलग अलग बताया, एक ने डेंसिटी एक जैसा बताया और उसका साइज भी अलग अलग बताया, ठीक है। तो इस तरह से आपका दोनों ने अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट बताए। तो इन्होंने प्रैट ने बोला कि प्रैट के अनुसार जो माउंटेन्स, प्लेटूज और प्लेन का डेंसिटी है वो सेम नहीं होता है, ठीक है। जबकि एरी ने बताया कि अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स हैं उनका डेंसिटी सेम होता है, ये डिफरेंस था उनके में, ठीक है। ये दोनों का अलग अलग ऑब्जर्वेशन था, लेकिन दोनों ने एक चीज सेम बताई, दैट इज सभी माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन वो एक ही इक्विलिब्रियम में फ्लोट करेंगे। तो यही चीज उन्होंने बताई, ठीक है। तो इसमें आपका इस स्लाइड में थोड़ा सा एडवांस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा सा बुक भी रेफर करो और उसके बाद आप मैं आपको कुछ नोट्स भी दूंगी इसमें, उसको भी आप पढ़ो एंड आफ्टर दैट यू प्रिपेयर अ क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगी, और उस क्वेश्चन को करके मेरे को आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी कंफ्यूजन, एनीवन? अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं क्लास एंड करूंगी। मैम डेंसिटी ये
जो माउंटेन एरिया है वहां पर ज्यादा होता है? नहीं, डेंसिटी माउंटेन्स का कम होता है। आप इस डायग्राम में देखो, ये वाला डायग्राम, हाँ देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज अ माउंटेन, ये माउंटेन है, इसमें कहा गया है इट इज अ लो डेंसिटी, ठीक है ना। मतलब माउंटेन्स जो है वो हल्के चट्टानों, यानी कि जो रॉक्स जो है वो लाइट वेट रॉक से बना है, कहने का मतलब है, ठीक है। और जो प्लेन्स होते हैं वो हैवी रॉक से बना है। अगर हम माउंटेन्स के फॉर्मेशन को देखें, अगर हम हिमालय माउंटेन्स को के फॉर्मेशन को देखें, तो हिमालय माउंटेन्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से बने होते हैं, जबकि ज्यादातर प्लेटूज जो है वो इग्नियस रॉक से बने होते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो डेंसिटी होता है या जो वेट होता है वो कम होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द इग्नियस रॉक्स जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है। एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ ओके। पूछना है? क्योंकि मेरा टाइम अप हो रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ जितना हो सके, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।